हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कुछ हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बीएससी मेन एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। बीएससी मेन एनुअल एग्जामिनेशन 2022 तो ये क्वेश्चन पेपर है बीएससी फिजिक्स का। इसका टॉपिक है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो उसके आपको कम से कम 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपके पास सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, आपको सॉल्यूशन आपको करके जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बीएससी जो कि बीएससी फिजिक्स 2022 में आए हुए हैं। इसका जो टॉपिक है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। टोटल इसमें टोटल 50 का मैक्सिमम मार्क्स था। यहाँ पर देख सकते हैं जो अधिकतम अंक है टोटल 50 का है, और टाइम आपको 2 आवर्स का टाइम मिला हुआ है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर को एक स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पर इसको सेंड किए थे, तो उन्होंने इनके सोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट किए थे। तो इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 वीडियो यूट्यूब पर डाल रखा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है, और उसके आसपास की चीज़ें भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ताकि आपसे अगर एग्ज़ाम में उसके आसपास की भी चीज़ें आपसे पूछता है तो आप बहुत ही आसानी उसका आंसर दे पाएँ। तो जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसके आसपास की भी चीज़ें हम आपको बताए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है गैस के अणुओं का औसत वेग। तो यहाँ पर जो औसत वेग है, तो औसत वेग का फार्मूला हमने आपको बताया है √8 kT/m। और इसके आसपास जो चीज़ें पूछ सकता है, जैसे VRMS स्पीड पूछ सकता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या फिर वर्ग माध्य मूल चाल, और यहाँ पर पूछ सकता है प्रायिकतम चाल या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जो इसके आसपास की चीज़ें भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने उसमें जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं वो भी हमने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है कि क्या एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम। तो आपको जो भी क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी जो भी न्यूमेरिकल टॉपिक्स क्वेश्चन है, इसको भी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है एक्सप्लेन करके। तो आप उन वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो उन दोनों वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 31 है इनमें से कौन सा सापेक्षिक अपरिवर्तनीय है। तो 4 ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको शो कर रहा होगा। तो आप जब भी अपना एग्जाम देने जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें आंसर दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। आप हिंदी में हम आपको बताते हैं आंसर, तो आप इंग्लिश में भी आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें ही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है इनमें से कौन सा सापेक्षिक अपरिवर्तनीय है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अंतरिक्ष, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी अंतरिक्ष समय अंतराल, ऑप्शन डी द्रव्यमान, और ऑप्शन दे सकते हैं इंग्लिश में है स्पेस टाइम इंटरवल और मास। तो आपने इसको रिलेटिविटी में आपने मास का पढ़ा होगा m=m0/√1-v²/c²। टाइम का पढ़ा होगा t=t0/√1-v²/c²। स्पेस टाइम इंटरवल पढ़ा होगा, और यहाँ पर जो स्पेस होता है यहाँ पर ये स्पेस जो है वो अपरिवर्तनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। द्रव्यमान m तथा संवेग m c वाले कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप सभी को पता होगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर जो p है वो संवेग है या फिर मोमेंटम है, और यहाँ पर संवेग की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है mc। तो यहाँ पर हम p के स्थान पर रख देंगे mc। तो mc के स्क्वायर हो जाएगा m²c²/2m। तो यहाँ से m कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ से हमारा हो जाएगा c²/mc²/2। और ऑप्शन मैच करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है 2mc, ऑप्शन बी mc², ऑप्शन सी m²c, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी में कोई सा मैच नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ एबव, यानी उपयुक्त में जो भी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर अगर आपको लगता है कि कोई से भी क्वेश्चन जो हमारे बताया हुआ क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्यों रॉन्ग है तो आप ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको टाइप करिएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व किया है, जो भी हमें नॉलेज है अपने नॉलेज के हिसाब से हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर सेंड किए उन्होंने क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट किया है, जो कि रॉन्ग आंसर है। ये एनर्जी का फार्मूला होता है E=mc²। क्वेश्चन हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी का या फिर गतिज ऊर्जा का। तो अगर आपको भी लगता है कि कोई ऑप्शन जो भी हमारे बताए हुए ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और क्यों गलत है तो आप ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, दो घटनाएं परस्पर अलग होंगी, यदि एक घटना के होने पर दूसरी घटना नहीं होती तो ये घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती। उपरोक्त कथन ऑप्शन ए सत्य है या फिर सही है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है दो घटनाएं परस्पर अलग अलग होंगी, इन दो घटनाएं अलग अलग हो रही हैं, एक घटना के होने पर दूसरी घटना नहीं होती है। तो हाँ, ये कथन सत्य है, क्योंकि अगर एक घटना हो रहा है तो दूसरी घटना नहीं होगी, तभी दोनों घटनाएं अलग हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक पासे को फेंका गया है, 5 या 6 आने की प्रायिकता बताइए। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/4 और ऑप्शन डी 1/5। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो पासा है, पासा में 6 अंक लिखे होते हैं, आपने भी बचपन में लूडो जरूर खेला होगा। और यहाँ पर जो 6 फलक होते हैं इसमें, तो किसी में 1 होगा, किसी में 2, किसी फलक में 3, 4, 5, 6, यानी 6 टाइप होते हैं। एक में 1 होगा, एक में 2 होगा, एक में 3 पॉइंट होंगे, एक में 4 पॉइंट होगा, फिर एक में 5 पॉइंट होगा और फिर एक में 6 पॉइंट होगा। तो आपने भी बचपन में लूडो जरूर खेला होगा। वही लूडो यहाँ पर पासा है, तो पासे को फेंका गया है और 5 या 6 आने की प्रायिकता हमसे पूछा गया है। तो कोई भी हम लूडो गुट्टी को ऊपर फेंकते हैं तो उसमें एक अंक आने की जो प्रायिकता होती है वो 1/6 होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कोई भी पासा फेंकते हैं, हम एक पासा फेंकते हैं तो 5 आने की प्रायिकता का क्या होगी, तो 1/6 होगा, क्योंकि एक अंक आने की जो प्रायिकता होती है वो 1/6 होता है। चाहे वो 1 आने की प्रायिकता हो या फिर 2 आने की प्रायिकता हो या फिर 3 आने की प्रायिकता हो, 4 आने की प्रायिकता हो, 5 आने की प्रायिकता हो या फिर 6 आने की प्रायिकता हो। यानी अगर हम पासा फेंकते हैं तो उसमें एक अंक आने की जो प्रायिकता है, एक अंक आने की प्रायिकता वो 1/6 होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन प्रायिकता के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इसी कॉन्सेप्ट से अगर आपसे पासा में पूछा जाता है तो इसी कॉन्सेप्ट से सारे आंसर निकल आते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, एक पासे को फेंका गया है, 5 या 6 आने की प्रायिकता। तो पहले हम देखते हैं सिर्फ 5 आने की जो प्रायिकता होगी 1/6, यानी एक अंक आने की प्रायिकता। फिर देखते हैं 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा ये 2, 2/6, इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा ये 1/3। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, एक पासे को फेंका गया है, 5 या 6 आने की प्रायिकता बताइए, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि एक अंक आने की जो प्रायिकता होती है किसी पासे को फेंकने पर वो 1/6 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, हमने एक पासा या डाइस फेंका है और इस पर 2 संख्याएं आती हैं, संख्याएं के 3 व 2 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ सेम क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन 34 में हमने आपको बताया। 3 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6 और इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये 1/3। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी घटना के होने के उच्च अवसर m/ कुल स्थिति, केस फेवरेबल टू इवेंट m/ टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो किसका फार्मूला है, तो ऑप्शन है सूक्ष्म अवस्था, ऑप्शन बी है स्थूल अवस्था, ऑप्शन सी है प्रायिकता और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये फार्मूला जो होता है वो माइक्रो स्टेट्स के लिए फार्मूला होता है, केसेस फेवरेबल टू इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये होता है स्थूल अवस्था का फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर सेंड किया उन्होंने ऑप्शन सी इसका मैच किया प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के फार्मूला नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी होगा और उन्होंने ऑप्शन सी इसका मैच किया तो इनका वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा सही सूत्र है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, यानी यहाँ पर जो देख सकते हैं एनसीआर का जो सही फार्मूला होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो एनसीआर का जो फार्मूला होता है वो होता है एन का फैक्टोरियल, यहाँ पर ऊपर एन है तो एन का फैक्टोरियल अपान एन में से हम आर को माइनस करेंगे तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल और इंटू होता है आर का फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनसीआर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट फार्मूला होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्था होती है, वो होती है थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी या फिर ऊष्मागतिक प्रायिकता। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, n विभिन्न वस्तुओं के क्रमचय की सही संख्या बताइए जब r किसी समय होती है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कह रहा है, करेक्ट नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन r इज टाइलेंट एट ए टाइम। यहाँ पर जो परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम
NPR यानी जो परमुटेशन निकालते हैं हम, परमुटेशन या फिर क्रमचय का जो फार्मूला है, आपने इसको क्लास 11th में भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, NPR का फार्मूला। तो इसका जो फार्मूला होता है वो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल होता है, ये क्रमचय का फार्मूला। अगर आपसे संचय का फार्मूला पूछता है तो इसका फार्मूला होता है NCR यानी कॉम्बिनेशन का होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। तो आपको क्रमचय और संचय दोनों को फार्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 39 में क्रमचय की सही संख्या बताइए। तो क्रमचय यानी कि परमुटेशन, क्रमचय को इंग्लिश में कहते हैं परमुटेशन। तो करेक्ट नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन आर इज टाइलन एट ए टाइम। तो इसका जो सही फार्मूला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का वो होगा n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्रमचय का फार्मूला पता होना चाहिए n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और संचय का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, और इसको हम NCR यानी कि कॉम्बिनेशन या फिर इसको हिंदी में कहते हैं संचय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, 6 विभिन्न वस्तुओं के 3 प्रकार के क्रमचय होंगे। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 120। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग 3 एट ए टाइम आर। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन है 30, 60, 90, 120। तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, परम्यूटेशंस यानी कि क्रमचय निकालना है। अभी हमने आपको बताया था क्रमचय का फार्मूला या फिर परम्यूटेशन का फार्मूला, तो उसी फार्मूले में हम इसको रख देंगे। परम्यूटेशन को हम लिखते हैं NPR से लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 6 है और यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो इसका फार्मूला था परम्यूटेशन का या फिर क्रमचय का, तो होता है ये n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसी फार्मूला में रखेंगे वैल्यू। यहाँ पर n के स्थान पे 6 है, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर हो जाएगा n माइनस r, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर r की वैल्यू 3 है। तो 6 माइनस 3 तो हो जाएगा ये 3 का फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल को हम सॉल्व करते हैं तो ये एक कम होता चला जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 4, जहाँ पर रोक देंगे वहाँ पर उस फैक्टोरियल आ जाएगा। तो जाएगा ये 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये जाएगा ये 120। आप इसको गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20 और 20 छंगम 120। तो क्वेश्चन नंबर 40 का 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 5 वस्तुओं को एक साथ 2 बार लेने पर संयोगों की संख्या। तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमसे पूछा गया है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे NCR का। यहाँ पर जो सी है वो कॉम्बिनेशन है, देख सकते हैं हमें क्वेश्चन कर रहा है, और यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है। तो हो जाएगा ये 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी कि 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल को रहने देते हैं, 2 का फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1। तो 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 4 को काटेंगे हम तो 2 जा 4 यानी 5 इंटू 10, 5 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 10, यानी 5 दूनी 10। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा ये 10। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। समान घटनाएं रखती हैं। ऑप्शन ए शून्य प्रायिकता, ऑप्शन बी अलग प्रायिकता, ऑप्शन सी सम प्रायिकता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सम प्रायिकता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है, अवरोध के बढ़ने पर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी नियत रहती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स द नंबर ऑफ असेंबल माइक्रोस्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सिस्टम, आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज, यानी अवरोध के बढ़ने पर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सिस्टम, आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी प्रायिकता की वैल्यू कितने से कितने तक हो सकती है। तो किसी भी या कोई भी घटना या फिर कोई भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। 0 से लेकर 1 के बीच में कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में होगा तो यहाँ पर ऋणात्मक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
तो जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, प्रायिकता निकालने के लिए आता है और 4 ऑप्शंस में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शंस है जो कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू है और तीनों ऑप्शंस में 0 से कम यानी कि नेगेटिव है या फिर वह 1 से अधिक है, तो वहाँ पर सारे ही ऑप्शंस गलत होंगे और जो भी 0 से 1 के बीच में होगा उसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिना सॉल्व किए उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रोबेबिलिटी है वो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 0, तो 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकती। 0 से लेकर यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ी हो जाएगा और वो 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। तो ये कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। n कणों को 2 खानों में बांटने के सर्वाधिक प्रायिक तरीके या सूक्ष्म अवस्था है। तो इसका जो फार्मूला है आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन इंग्लिश में दे सकते हैं। यहाँ पर है द मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन पार्टिकल्स इनटू कंपार्टमेंट इज। तो इसका जो फार्मूला होता है वो n का फैक्टोरियल अपान n/2 का फैक्टोरियल पूरे का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर n होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। एक घटना जो घटित नहीं हो सकती वह कहलाती है असंभव या फिर इम्पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। यदि n प्रभेद कणों को 2 समान भागों में बांटा गया है तब सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या n+1 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। प्रायिकता दी जाती है ऑप्शन ए समानुपात द्वारा, ऑप्शन बी प्रतिशत द्वारा, ऑप्शन सी अनुपात द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोपोर्शन परसेंटेज रेशियो। तो तीनों के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा, समानुपात के द्वारा भी, प्रतिशत के द्वारा भी और अनुपात के द्वारा भी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है। 2 खानों में n कणों के बांटने की प्रायिकता कम होगी जबकि r की वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। प्रायिकता डैश से कम नहीं हो सकती, यानी प्रायिकता जो है वो 0 से कम नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 या फिर 0। प्रायिकता जो है वो 0 से कम नहीं हो सकती, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता है प्रायिकता कितने से अधिक नहीं हो सकता, तो वो 1 हो जाएगा इसका आंसर, यानी 1 से अधिक नहीं हो सकता। जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। तो प्रायिकता की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो बीएससी फिजिक्स का ये थर्ड पार्ट था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप भी इसके पार्ट 4 वीडियो की वेट कर रहे हैं, पार्ट 4, तो आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कि आप पार्ट 4 इसका चाहते हैं या फिर बहुत जल्द पाना चाहते हैं। तो जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 बहुत ही जल्द यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप भी वेट कर रहे हैं इसके पार्ट 4 का। तो बिल्कुल भी कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी हम आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर पाएंगे यूट्यूब पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में।